हेलो एवरीवन, द नेक्सस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम सोशियोलॉजी का 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2024 का भी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व किया है, डिस्कस किया है और इस पीवाईक्यू सीरीज में हम आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व कराकर एग्जाम पैटर्न और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप सोशियोलॉजी से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं या टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन के लिए ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड अगर आपने नहीं चेक किए हैं अभी तक के, तो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने 2024 से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का वहां पे सॉल्व करवाया। ओके, ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं 2022 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। ओके, चलिए। ओके, तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड एम्स टू स्टडी कल्चर कल्चर थॉट एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन। क्या पूछा गया है हमसे, निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति का उद्देश्य सक्रिय भागीदारी और करीबी अवलोकन के माध्यम से संस्कृति का अध्ययन करना है। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा है कि ऐसी कौन सी रिसर्च मेथड है जिसका उद्देश्य है, ठीक है, स्टडी करना कल्चर को, ठीक है, संस्कृति को स्टडी करना किसके माध्यम से, करीबी अवलोकन के माध्यम से, एक्टिव पार्टिसिपेशन के माध्यम से एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन के माध्यम से। ठीक है, सक्रिय भागीदारी होती है और करीबी अवलोकन होता है। तो इनमें से ऐसी कौन सी मेथड है जिसमें कि सक्रिय भागीदारी होती है, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन है आपके सामने एक हिस्टोरिकल मेथड, ऑप्शन बी है क्वांटिटेटिव रिसर्च, ऑप्शन सी है स्टैटिस्टिकल मेथड एंड ऑप्शन डी है यहाँ पे एथनोग्राफिक मेथड। ठीक है, हमें क्या बताना है, इसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है। ओके, और क्या हो रहा है, क्लोज ऑब्जर्वेशन। तो आप इनमें से ऐसी कौन सी मेथड है जिसमें आप देखते हैं कि एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन, सक्रिय भागीदारी और करीबी अवलोकन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जब आप ऐतिहासिक विधि की बात करते हैं तो इसमें भी हम एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, भागीदारी नहीं होती है हमारी सक्रिय, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। मात्रात्मक अनुसंधान, जब आप मात्रात्मक अनुसंधान की बात करते हैं तो आप उसमें भी अच्छी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते और जो है ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये आंसर भी यहाँ पे नहीं होगा। सांख्यिकीय मेथड, तो इसमें हमें दिख रही है कि ये स्टैटिस्टिकल मेथड भी जो है वो क्वांटिटेटिव से रिलेटेड है, तो यहाँ भी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड नृवंश विज्ञान पद्धति, एथनोग्राफिक मेथड। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है, यहाँ पे एथनोग्राफिक मेथड में क्या होता है, हम एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं और क्लोज ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, अगर आपको कल्चर या संस्कृति का आपको शोध करना है तो आप इसमें सक्रिय भागीदारी करते हो, करीबी अवलोकन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, यहाँ पे द मेथड ऑफ एनालाइजिंग डेटा कलेक्टेड बाय समवन अदर देन द रिसर्चर फॉर वेरियस पर्पस इज कॉल्ड। क्वेश्चन क्या है, विभिन्न उद्देश्यों के लिए शोधकर्ता के अलावा, ठीक है, जो शोधकर्ता है उसके अलावा किसी अन्य द्वारा एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण की विधि को क्या कहते हैं। मतलब जो रिसर्चर है उसके अलावा किसी और ने यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, किसी और ने डेटा कलेक्ट किया है, तो उसे आप क्या कहेंगे। ठीक है, बताइए।
क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे कंटेंट एनालिसिस। ठीक है, विषय वस्तु विश्लेषण। क्या होता है कंटेंट एनालिसिस? कंटेंट एनालिसिस में क्या होता है, ये ज्यादातर हम इसे सेकेंडरी डेटा भी कहते हैं, सेकेंडरी डेटा एनालिसिस। इसमें आप सिस्टमेटिकली एनालाइज करते हैं प्री एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को। ठीक है, जो पहले से जो टेक्स्ट है, पहले से जो मीडिया और जो डेटा कलेक्टेड बाय अदर्स, मतलब कि जो दूसरों ने जो डेटा कलेक्ट किया है, जब आप उन चीजों को एनालाइज करते हैं तो उसे कहते हैं कंटेंट एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे रिसर्चर जो है, जो यहाँ पे शोध करता है, वो डेटा कलेक्ट नहीं करता है, वो दूसरों के द्वारा किया गया जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसे यहाँ पे उस पर शोध करता है और वहां पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स यहाँ पे, इन विच ईयर वॉज द स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पियर्सन। ठीक है, कार्ल पियर्सन ने जो है प्रमाप अथवा प्रमाणिक विचलन की विधि का प्रतिपादन कब किया था? प्रमाप अथवा प्रमाणिक विधि विचलन विधि जो है उसका प्रतिपादन कब किया था? स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। तो ऑप्शन है आपके सामने 1891, ऑप्शन बी है 1892 एंड 1893 एंड 1894। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1893। ओके, तो कार्ल पियर्सन है, अब फाउंडेशनल फिगर है मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स में। ठीक है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का। कब किया है? 1893 में किया है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इट इज अ फंडामेंटल स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स used to measure the amount of variation or dispersion of a set of values relative to its mean। ठीक है, स्टेटिस्टिकल मैट्रिक जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो यहाँ पे मेजर करता है अमाउंट ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्शन को। ठीक है, तो सेट ऑफ वैल्यूज रिलेटेड टू इट्स मीन। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ल पियर्सन का क्या आंसर आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड को कब इंट्रोड्यूस किया है? 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन इज करेक्ट। अलगाव की अवधारणा से संबंधित कौन सा कथन गलत है? हमें बताना है कि एलिनेशन से यहाँ पे कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट जो है संबंधित नहीं है या गलत है। ऑप्शन है प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉजेस एलिनेशन, अलगाव का कारण व्यक्तिगत संपत्ति है। ऑप्शन बी, अलगाव का कारण श्रम विभाजन है। ऑप्शन सी, अलगाव का कारण वर्ग और जाति का वर्चस्व है। या ऑप्शन डी, अलगाव का कारण शोषण है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट आपको बताना है। ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है? सबसे पहले देखेंगे कि हम अलगाव से क्या क्या रिलेटेड है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से भी यहाँ पे हम देखते हैं कि एलिनेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर, जो श्रम विभाजन है, उसकी वजह से भी एलिनेशन होता है। और एक्सप्लॉयटेशन, अगर आप शोषित कर रहे हैं, किसी को शोषण कर रहे हैं, तो तब भी वहां पे अलगाव होता है। तो इसमें जो अलग दिख रहा है हमें, ये ऑप्शन सी है, कास्ट और कास्ट डोमिनेंस की वजह से अलगाव जो है नहीं होता है। तो यहाँ पे जो इन सब में इनकरेक्ट हमें दिख रहा है ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर है हमारे क्वेश्चन का। ओके, क्लास एंड कास्ट डोमिनेशन कॉजेस एलिनेशन, तो यहाँ पे एलिनेशन का नहीं है कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट, ब्लैंक इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम। कारखाना व्यवस्था में ब्लैंक की आवश्यक विशेषता नहीं है। फैक्ट्री सिस्टम जो होती है, फैक्ट्री सिस्टम का यहाँ पे कौन सा है जो एसेंशियल फीचर नहीं है? ठीक है, कौन सा ऑप्शन जो है एसेंशियल फीचर नहीं है? तो फ्री लेबर, गिल्ड्स, फिक्स्ड कैपिटल और शॉप इंडस्ट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिल्ड्स। ओके, तो गिल्ड्स जो है इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, which of the following is not a target group of the पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। ठीक है, कौन सा जो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा पोषण अभियान का लक्ष्य समूह नहीं है? ठीक है, जो तत्कालीन राष्ट्रीय पोषण मिशन है उसका लक्ष्य समूह नहीं है।
ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन्स, चिल्ड्रंस एज्ड 0 से 6 साल के बच्चे, बुजुर्ग महिलाएं या स्तनपान कराने वाली महिलाएं, लैक्टेटिंग मदर्स। तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हो, ठीक है। न्यूट्रिशन मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का इसमें से कौन सा जो है लक्ष्य समूह नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं, ठीक है, एल्डरली वुमेन्स। तो पोषण अभियान क्या है? पोषण अभियान का यहाँ पे जो फुल फॉर्म अगर देखें तो है प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, ठीक है, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट। तो इसका एम क्या है? इसका लक्ष्य है इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स स्पेसिफिकली फॉर वल्नरेबल अर्ली स्टेज डेमोग्राफिक्स, ओके, जो वल्नरेबल ग्रुप्स है, ठीक है, जैसे कि बच्चे अंडर 6 इयर्स ऑफ एज, चिल्ड्रंस जो 6 साल के अंदर है, या प्रेग्नेंट वुमेन्स, लैक्टेटिंग मदर्स और एडोलसेंट गर्ल्स, ठीक है। एल्डरली वुमेन्स जो कि बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनके लिए ये स्कीम नहीं लाई गई है, ठीक है, वे जो है लक्ष्य समूह में शामिल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अटल बिहारी बाल आरोग्य मिशन, ठीक है, अटल बिहारी बाल आरोग्य मिशन का यहाँ पे उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ओके, प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन एंड रिड्यूस द अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, राज्य के बच्चों में कुपोषण को रोकना, ठीक है, जो राज्य के बच्चे हैं उसमें कुपोषण को रोकना है, और 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उसमें मृत्यु दर को कम करना है। सबसे पहला क्या यहाँ पे उद्देश्य है कि बच्चों में कुपोषण को भी रोकना है और 5 साल तक के बच्चों में मृत्यु दर को भी रोकना है। तो अटल बिहारी बाल आरोग्य मिशन क्या है? ये लॉन्च किया गया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है। क्यों लॉन्च किया था अटल बिहारी बाल आरोग्य मिशन? तो आपको देख के लग रहा है कि बाल बाल मतलब बच्चे, तो ये चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, ठीक है, जो कुपोषण होता है बच्चों में, उसको रोकने के लिए यहाँ पे अटल बिहारी बाल आरोग्य मिशन को लॉन्च किया गया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ओके। इट प्राइमरली मेजर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर, ठीक है, बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड करना एंड न्यूट्रिशनल ट्रैकिंग करना, ठीक है, टू रेड्यूस द अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट को रेड्यूस करना 5 साल तक के बच्चों। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, व्हाट इज द टारगेट ईयर फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का टारगेट ईयर कौन सा है, ठीक है, 2025, 2030, 2027 या 2029? बताइए सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने का वर्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी 2030 2030 तक के, ठीक है। क्या होते हैं एसडीजी गोल्स? तो ये एक प्रकार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जिसमें 17 ग्लोबल गोल्स पाए जाते हैं, ठीक है, टोटल 17 है, अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पे से अडॉप्ट किया है। कब अडॉप्ट किया है? 2015 में, ठीक है। सर्व एज अ यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन टू एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लेनेट, ठीक है, गरीबी को हटाने के लिए और हमारी जो प्लेनेट है उसको बचाने के लिए और पीस को, शांति को बनाए रखने के लिए, ठीक है। द ऑफिशियल टारगेट टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इज द ईयर 2030। जो ऑफिशियल टारगेट है कि हमें एसडीजी गोल्स को प्राप्त करना है, वो कौन सा ईयर है? 2030 तक के करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज इट्स एनर्जी कैपिटल, ठीक है, एनर्जी कैपिटल के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसे ऊर्जा राजधानी कहा जाता है? तो ऑप्शन है बड़वानी, ऑप्शन बी है सिंगरौली, ऑप्शन सी है शिवपुर एंड ऑप्शन डी है उमरिया। कहिए क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है सिंगरौली, ओके। तो सिंगरौली के बारे में हम और जानकारी देखें तो सिंगरौली को एनर्जी कैपिटल के रूप में देखा जाता है मध्य प्रदेश का, ठीक है, ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है।
It earned this title due to its abundant high quality coal reserves. ठीक है, क्यों मिला सिंगरौली को ऊर्जा कैपिटल का टाइटल? क्योंकि यहाँ पे हाई क्वालिटी के कोल रिजर्व है। ठीक है, कोल रिजर्व यहाँ पे हाई क्वालिटी के हैं एंड द मैसिव कंसंट्रेशन ऑफ थर्मल पावर प्लांट इन द रीजन। ठीक है, इंक्लूडिंग मेजर इंस्टॉलेशन बाय नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट का भी बहुत ज्यादा यहाँ पे मैसिव कॉन्सेंट्रेशन है एंड हाई क्वालिटी कोल रिजर्व पाए जाते हैं, इसलिए सिंगरौली को यहाँ पे एनर्जी कैपिटल मध्य प्रदेश का कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हु propounded द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉक सोसाइटी एंड पीजेंट सोसाइटी? क्या क्वेश्चन है? लोक समाज एवं कृषक समाज की अवधारणा किसने दी है? ओके, तो बहुत ही फेमस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। मोस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये एमसीक्यू देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड जो है ना, एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लाया था, फॉक सोसाइटी एंड पीजेंट सोसाइटी। ठीक है, किस वक्त लाया था? जब वो फील्ड वर्क कर रहे थे मैक्सिको सिटी में। इन्होंने ही फॉक अर्बन कॉन्टिनम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया है। ठीक है, फॉक अर्बन कॉन्टिनम का कॉन्सेप्ट किसका है? यहाँ पे हो जाएगा आंसर रॉबर्ट रेडफील्ड। एंड फॉक सोसाइटी एंड पीजेंट सोसाइटी का कॉन्सेप्ट भी प्रपोज किया है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ पॉप कल्चर? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? लोक संस्कृति का स्रोत नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संस्कृति का स्रोत नहीं है? फोकटेल, फोक लिटरेचर, माइथोलॉजी, इन्वेस्टिगेशनल लिटरेचर। तो क्वेश्चन में ही आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्वेस्टिगेशनल, अनुसंधात्मक साहित्य। फोक कल्चर क्या होता है? फोक कल्चर एक प्रकार का लोक संस्कृति है, ट्रांसमिटेड ओरली एंड ऑर्गेनिकली। ठीक है, ये मौखिक रूप से ट्रांसफर होती है अक्रॉस जनरेशन। ठीक है, एक जनरेशन से फिर दूसरी जनरेशन, ऐसे करके ये ट्रांसफर होती है मिथ के थ्रू, पौराणिक कथाओं के थ्रू, और जो टेल्स होती है, लोक कथा होती है, एंड लोकल ट्रेडिशन, लोक साहित्य। ठीक है, जो फोक कल्चर होता है ना, ये लोक कथा, लोक साहित्य और पौराणिक कथाओं के माध्यम से जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। ओके, अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशनल लिटरेचर की, अनुसंधानात्मक साहित्य की, तो ये रिसर्च बेस्ड लिटरेचर होती है। ठीक है, रिसर्च पर आधारित होती है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अकॉर्डिंग टू सिमोन कुजनेट्स, which three types of adjustment are necessary conditions of continuous economic progress for higher technology? सिमोन कुजनेट्स के अनुसार तीन प्रकार के समायोजन निरंतर आर्थिक प्रगति की आवश्यक शर्त उच्चतर प्रविधि के लिए आवश्यक है। पूछा है हमसे कि ऐसे कौन से 3 टाइप ऑफ एडजस्टमेंट है जो कि नेसेसरी है। ऐसे कौन से 3 टाइप ऑफ एडजस्टमेंट है जो कि नेसेसरी है, नेसेसरी कंडीशन है ऑफ कंटिन्यूअस इकोनॉमिक प्रोग्रेस फॉर हायर टेक्नोलॉजी। ठीक है, हायर टेक्नोलॉजी के लिए कंटिन्यूअस इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना है, तो ऐसे कौन से 3 टाइप ऑफ एडजस्टमेंट नेसेसरी होंगे? किसके अनुसार? सिमोन कुजनेट्स के अनुसार। अगर आपको हायर टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल, एक्सप्रेशनल एंड आइडियोलॉजिकल, संस्थागत, अभिव्यक्तिगत तथा वैचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, हु स्टेटेड दैट ह्यूमनिज्म एंड रैशनलिज्म आर अ पार्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन? ठीक है, यह कथन किसका है कि मानवतावाद
और बुद्धिवाद पश्चिमीकरण का एक अंग है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एम.एन. श्रीनिवास। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास ने डिफाइन किया है वेस्टर्नाइजेशन को। क्या होता है वेस्टर्नाइजेशन? एज द कल्चर एंड सोशल चेंज brought about in Indian society during 150 years of British rule। जब 150 साल जब ब्रिटिश रूल हुआ था उस वक्त, तो जो कल्चरल एंड सोशल चेंज हुआ था, ठीक है, उसी को उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन कहा है। ठीक है, he emphasized that the introduction of rationalism and humanism are its core ideological component। मानवतावाद और बुद्धिवाद जो है वो पश्चिमीकरण का एक अंग है, कहा था एम.एन. श्रीनिवास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु वाज द फर्स्ट टू कॉइन द टर्म सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्दावली का निर्माण सबसे पहले किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हर्बर्ट ब्लूमर। ओके, जो हर्बर्ट ब्लूमर है, इन्होंने 1937 में यहाँ पे कॉइन किया है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को। इट इज अ मेजर सोशियोलॉजिकल फ्रेमवर्क। क्या होता है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म? ये माइक्रो लेवल सोसाइटी की स्टडी करता है। ठीक है, इंडिविजुअल क्या सोच रहा है, उसके पीछे क्या मीनिंग है, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन के पीछे क्या मीनिंग है, तो ये सब स्टडी करते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में। वो कॉन्सेप्ट दिया था G.H. मीड ने। ठीक है, बट इस कॉन्सेप्ट का जो नाम है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, कॉइन किया है हर्बर्ट ब्लूमर ने 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग थिंकर विद देयर थ्योरीज। ओके, तो यहाँ पे वेबलन है, मार्क्स है, डर्कहाइम एंड ममफोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे है प्रोडक्शन सिस्टम अल्टर रिलेशन। सी यहाँ पे मैकेनाइजेशन ओवर कैपिटलिज्म। ऑप्शन 2 है यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी या डेंसिटी, एंड ऑप्शन 1 है यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल चेंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, जो वेबलन है यहाँ पे मैकेनाइजेशन ओवर कैपिटलिज्म। ठीक है, महत्वपूर्ण तंत्र यंत्रीकरण है, पूंजीवाद नहीं है। ठीक है, और जो मार्क्स है, मार्क्स यहाँ पे क्या बात करते हैं? मार्क्स बात करते हैं प्रोडक्शन सिस्टम अल्टर रिलेशन। ठीक है, जब उत्पादन प्रणाली होती है, तो उत्पादन प्रणाली बदलती है तो सामाजिक संबंध भी बदलते हैं। एंड यहाँ पे दुर्खिम की बात करते हैं, दुर्खिम का आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2, औद्योगिकरण जनसंख्या घनत्व से जटिल समाज। मतलब यहाँ पे ये औद्योगिकरण और जनसंख्या के बारे में बात कर रहे हैं, जितनी ज्यादा जनसंख्या होंगी उस विषय में यहाँ पे दुर्खिम बात करते हैं। एंड ममफोर्ड यहाँ पे बात कर रहे हैं मल्टी डायमेंशनल चेंज की। ओके, सो जो वेबर है क्रिटिक करते हैं मशीन एज को, आर्ग्यूइंग मैकेनाइजेशन डिक्टेट सोसाइटी। ठीक है, ये आलोचना करते हैं मशीन एज की। कार्ल मार्क्स क्या आर्ग्यू करते हैं? इकोनॉमिक बेस डिटरमाइन सोशल स्ट्रक्चर। जो इकोनॉमिक बेस होता है वो सोशल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है। दुर्खिम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे डायनेमिक डेंसिटी को। ओके, डायनेमिक डेंसिटी की वजह से क्या होता है? कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर होता है। अगर पॉपुलेशन और इंटरेक्शन अगर बढ़ रहा है तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है, श्रम का विभाजन भी बढ़ेगा। और जो ममफोर्ड है यहाँ पे स्टडी करते हैं द ब्रॉड मल्टी डायमेंशनल कल्चरल इम्पैक्ट of technology on human development। Okay, next question, question number 16 है यहाँ पे, लहरी भाई is associated with which of the following। तो लहरी भाई है, okay? लहरी भाई का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑप्शन आपके सामने है और उसका राइट आंसर है मिलेट। ठीक है, लहरी बाई कौन है? एक यंग ट्राइबल वुमेन है। कौन सी जनजाति से? बैगा कम्युनिटी से, मध्य प्रदेश की। एंड नेशनल एंड ग्लोबल, इनको नेशनल और ग्लोबल रिकॉग्निशन, पहचान मिली है मिलेट एम्बेसडर की तरह। ठीक है, एक मिलेट एम्बेसडर है। इन्होंने क्या किया है, 150 से ज्यादा जो इंडिजिनियस मिलेट सीड्स है उसको इन्होंने यहाँ पे बचाया है सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। ओके, प्रमोट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, द भूरिया कमिटी इज रिलेटेड टू व्हाट। भूरिया समिति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे
शेड्यूल्ड ट्राइब एम्पावरमेंट। ओके, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी है यहाँ पे, ये कब बनी थी? 1994 में। ओके, 1994। एग्जामिन द एक्सटेंशन ऑफ पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम का जो एक्सटेंशन है शेड्यूल एरिया तक के इन्होंने एग्जामिन किया है। तो पेसा एक्ट कब आया था यहाँ पे? पेसा एक्ट आया था 1996 में, और किसने सजेस्ट किया था? दिलीप सिंह भूरिया कमेटी ने यहाँ पे सजेस्ट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, when was the forest right act for scheduled tribe and other traditional forest dweller passed? जो अनुसूचित जनजातियों व अन्य परंपरागत वनवासियों हेतु वनाधिकार अधिनियम कब पारित किया गया है? फॉरेस्ट राइट एक्ट। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2006 में। ठीक है, 2006 में यहाँ पे इसे पास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर द मसीहा ऑफ ट्राइबल्स? आदिवासियों का मसीहा किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठक्कर बापा। ठीक है, अमृतलाल विठल दास ठक्कर इनका पूरा नाम है। इन्हें रिस्पेक्टफुली क्या कहा जाता है? ठक्कर बप्पा। ठीक है, मसीहा ऑफ ट्राइबल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which theory studies the relationship between population size and the production of wealth? कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो जनसंख्या के आकार और धन के उत्पादन के बीच संबंध का अध्ययन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे, हु इज द फादर ऑफ रिकंस्ट्रक्शनिज्म? विरचनावाद के जनक कौन है? विरचनावाद, रिकंस्ट्रक्शनिज्म के फादर हमसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डेरिडा। ओके, जो जैक डेरिडा है यहाँ पे फाउंडर है रिकंस्ट्रक्शनिज्म के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे, which of the following accurately reflect the characteristic of objectivity in social research? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक शोध में निष्पक्षता की विशेषताओं को सटीक रूप से दर्शाता है? जब सोशल रिसर्च की बात करते हैं तो उसमें जब हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, जब हम सामाजिक शोध में निष्पक्षता की बात करते हैं, तो ऐसी कौन सी है उसकी विशेषता है निष्पक्षता की? द रिसर्चर शुड यूज पर्सनल प्रेफरेंस। क्या रिसर्चर को पर्सनल प्रेफरेंस यूज करना चाहिए? नो। द रिसर्चर शुड कंफर्म टू सोशल नॉर्म्स। रिसर्चर्स को जो है सामाजिक मापदंडों के अनुरूप होना चाहिए। द रिसर्चर्स मस्ट बी इम्पार्शियल, वेरीफाई एविडेंस एंड ड्रॉन अनबायस्ड कंक्लूजन। निष्पक्ष होना चाहिए, साक्ष्यों का सत्यापन करना चाहिए बिना किसी पूर्वाग्रह के। फोकस ओनली ऑन डेटा सपोर्टिंग द हाइपोथेसिस। केवल अपनी परिकल्पना का समर्थन करने वाले डेटा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी। ठीक है, शोधकर्ता को निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, साक्ष्यों को सत्यापित करना चाहिए और बिना किसी पूर्वाग्रह के निष्कर्ष निकालना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा जब भी हम सोशल रिसर्च करते हैं ऑब्जेक्टिविटी, तो हमें यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर? ओके, हमें इनकरेक्ट पेयर ढूंढना है। यहाँ पे थिंकर का नाम है और उनकी जहाँ पे उन्होंने रिसर्च करी है। ठीक है, तो ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास ने रामपुरा में रिसर्च करी है, मैकिम मेरिट किशनगढ़ी, एस सी दुबे सामीरपेट एंड टी एन मदान रूरल इंडिया। तो इसमें से हमें इनकरेक्ट पेयर ढूंढना है जो रॉन्ग आंसर है। तो इसका होगा टी एन मदान। ठीक है, जब हम देखते हैं एम एन श्रीनिवास के बारे में तो उन्होंने रामपुरा में स्टडी करी है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा। मैकिम मेरिट जो है किशनगढ़ी में स्टडी करते हैं, तो ये भी इनका राइट है। एस टी दुबे यहाँ पे स्टडी करते हैं समीरपेट में, बट जो टी एन मदान है यहाँ पे रूरल सोसाइटी या रूरल इंडिया में स्टडी नहीं करते, रूरल इंडिया में स्टडी करते हैं डी एन मजूमदार। ओके, डी एन मजूमदार यहाँ पे रूरल इंडिया में स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 24 है, विच टाइप ऑफ रिसर्च एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन where the researchers also act as a change agent। क्या है क्वेश्चन, किस प्रकार के शोध मतलब किस प्रकार के रिसर्च का उद्देश्य तत्काल अनुप्रयोग होता है। तत्काल अनुप्रयोग यानी इमीडिएट एप्लीकेशन, और शोधकर्ता एक परिवर्तन एजेंट भी होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्शन रिसर्च। ठीक है, विच टाइप ऑफ रिसर्च एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन, जिसमें इमीडिएट एप्लीकेशन होता है वेयर रिसर्चर्स आल्सो एक्ट एज अ चेंज एजेंट, मतलब रिसर्चर्स वहां पे इमीडिएट काम करता है, ठीक है, तत्काल अनुप्रयोग करता है और परिवर्तन भी कर सकता है रिसर्चर। तो जब क्रियात्मक अनुसंधान होगा, एक्शन रिसर्च होगा, तब रिसर्चर जो है इमीडिएट एप्लीकेशन ले सकता है और चेंज एजेंट का काम कर सकता है। ठीक है, एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो इमीडिएटली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है, और एक चेंज एजेंट का यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे, हु प्रपोनेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म, ग्रामीण सर्वदेशीयता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्कर लेविस। ओके, ऑस्कर लेविस जो है एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिन्होंने रूरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म ग्रामीण सर्वदेशीयता का कॉन्सेप्ट दिया था जब वो नॉर्थ इंडियन विलेजेस में स्टडी कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द लाइफलाइन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम की यहाँ पे जीवन रेखा के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा को। ठीक है, ग्राम सभा को लाइफलाइन भी कहा जाता है पंचायती राज सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टेटेड दैट ही यहाँ पे कौन है, माल्थस, माल्थस वेंट सो फार as to claim that large scale moral restraint was indeed the best means, the only means to alleviate the poverty of lower class। ओके, किसने कहा था कि वह मतलब माल्थस यह दावा करने के लिए यहाँ तक चला गया कि व्यापक पैमाने पर नैतिक नियंत्रण वास्तव में सबसे अच्छा साधन था, निचले वर्ग की गरीबी को कम करने का एकमात्र साधन था। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है ये किसी के द्वारा कहा गया है, माल्थस के लिए। ठीक है, माल्थस के लिए कहा गया है। ठीक है, इनमें से किस थिंकर ने यहाँ पे कहा है माल्थस के बारे में, जो स्टेटमेंट ऊपर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जोफ्रे गिलबर्ट। ठीक है, जोफ्रे गिलबर्ट ने ऑब्जर्व किया था यहाँ पे थॉमस माल्थस की जो पॉपुलेशन थ्योरी है उसे, और थॉमस माल्थस की पॉपुलेशन थ्योरी को ऑब्जर्व करने के बाद जो है जोफ्रे गिलबर्ट यहाँ पे उनके बारे में ऐसा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पे, व्हाट वाज द डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1931। 1931 में यहाँ पे भारत की जनसंख्या की 10वीं वृद्धि दर क्या थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 11%। ओके, अकॉर्डिंग टू अगर हम 1931 के सेंसस की बात करें तो डिकेडल ग्रोथ जो थी 11% थी, और 1921 है उसे हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है पॉपुलेशन एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। ठीक है, तो 1921 में हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट। ठीक है, मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इंडिया में इसके बीच में कितना गैप था। 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में क्या अंतर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 16.68%। ठीक है, 2011 के सेंसस की बात करें इंडिया की तो ओवरऑल लिटरेसी रेट जो थी 74.04% थी, और उसमें भी हम अगर जो पुरुष की लिटरेसी रेट की बात करें तो 82.14%
एंड अगर हम महिलाओं की लिटरेसी रेट की बात करें तो 65.46% थी। सो इसका जो डिफरेंस है मेल एंड फीमेल की लिटरेसी रेट का, यहाँ पे आ जाएगा 16.68%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2010। ठीक है, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 है, उसके संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला है मध्य प्रदेश यह कानून लाने वाला पहला राज्य है। एंड ऑप्शन बी है यह कानून सुशासन प्राप्त करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है। ठीक है, मध्य प्रदेश ने एक हिस्ट्री बनाई है कि ये फर्स्ट राज्य बना है, फर्स्ट स्टेट बना है इंडिया में टू इनेक्ट द राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट 2010। ठीक है, उन्होंने ये जो बनाया है एमपी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट पूरे देश में पहला राज्य बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पे, who argued that human action is guided and controlled by norms provided by the social system। इसने तर्क दिया है कि मानव क्रिया सामाजिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए गए मापदंडों से निर्देशित और नियंत्रित है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पार्सन। ठीक है, टालकिट पार्सन की जो थ्योरी है एक्शन थ्योरी, उसमें वो बताते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो रैंडम नहीं है, जो ह्यूमन बिहेव कर रहा है वो रैंडम नहीं है, बट स्ट्रक्चर्ड है। सोशल नॉर्म, जो सामाजिक नॉर्म्स है, उसके थ्रू वैल्यूज एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, उनका फेमस कौन सा मॉडल था, AGIL मॉडल। ओके, टालकिट पार्सन। तो टालकिट पार्सन ही यहाँ पे बताते हैं कि जो ह्यूमन एक्शन है, मानव क्रिया है, वो सामाजिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए गए मापदंडों से निर्देशित और नियंत्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पे, which perspective emphasizes presenting the reality of society by keeping various sociological theories at center। कौन सा परिप्रेक्ष्य विभिन्न समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को केंद्र में रखकर समाज के यथार्थ को प्रस्तुत करने पर बल देता है। ठीक है, रियलिटी ऑफ सोसाइटी को प्रस्तुत करने पर बल देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव जो होता है वो एनालिटिकल लेंस के थ्रू के जैसे एक्ट करता है। ठीक है, वो सिर्फ हिस्टोरिकल टाइमलाइन को नहीं देखता और कंपेयरिंग डेटा को कंपेयर नहीं करता, बट सोशोलॉजिस्ट यूज स्टेबलाइज्ड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जैसे कि फंक्शनलिज्म को यूज करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज को यूज करते हैं टू इंटरप्रेट एंड प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स रियलिटी ऑफ सोशल फिनोमेना इन द स्ट्रक्चर्ड मैनर। ठीक है, जो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है वो समाजशास्त्रीय सिद्धांत, जो विभिन्न समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, वो केंद्र में रखकर समाज के यथार्थ को प्रस्तुत करने पर बल देता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, in which year was the slum clearance and improvement scheme introduced for the first time। मलिन बस्तियों की सुधार योजना प्रथम बार किस वर्ष चालू की गई। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे 1972। ओके, 1972 में यहाँ पे एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट इन अर्बन स्लम्स को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पे, a widely used computer program in a social science research that allows managing and analyzing quantitative data is। ठीक है, एक ऐसा सोशल प्रोग्राम आपको बताना है जो कि सोशल साइंस रिसर्च में यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, मैनेज और एनालाइज करने के लिए क्वांटिटेटिव डेटा को। ठीक है, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मात्रात्मक डेटा को प्रबंधित और विश्लेषण करने की अनुमति देता है। कौन सा प्रोग्राम हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर, ओके, ऑप्शन बी जो है SPSS। क्या हो जाएगा यहाँ पे SPSS का फुल फॉर्म, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस। ठीक है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस क्या है, इट इज
द इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर, ये एक प्रकार का इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है जो कि ग्लोबली यूज होता है रिसर्चर्स के द्वारा टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑन क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा अगर रहता है तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, when a great tradition diffuses downward to become an integral part of little tradition, it is called। जब जो है ग्रेट ट्रेडिशन नीचे की ओर जाता है लिटिल ट्रेडिशन से इंटीग्रेट होने के लिए, ठीक है, बृहत परंपरा लघु परंपरा का एक संगठित हिस्सा बनने के लिए नीचे की ओर प्रसारित होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरोक्लिलाइजेशन। ओके, किसने कॉइन किया है ये टर्म? मैकिम मैरियट ने कॉइन किया है इन हिज स्टडी ऑफ इंडियन विलेजेस। इंडियन विलेजेस यहाँ पे इनकी बुक है मैकिम मैरियट की, उसी बुक में कॉइन करते हैं पैरोक्लिलाइजेशन, और इसके अपोजिट जस्ट एक कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सलाइजेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, which dimension is not correct in the context of traditional power system? पारंपरिक शक्ति व्यवस्था में कौन सा आयाम सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड। ठीक है, जब आप पारंपरिक शक्ति व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कास्ट हायरार्की को, जमींदारी सिस्टम को देखते हैं और धार्मिक अधिकार को देखते हैं। ठीक है, बट आप एजुकेशनल बैकग्राउंड को नहीं देख सकते क्योंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो अचीव्ड ट्रेट है। ठीक है, एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको कहाँ दिखेगा? मॉडर्न डेमोक्रेटिक डायमेंशन में दिखेगा, नॉट अ ट्रेडिशनल वन। जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड एक ट्रेडिशनल आयाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन द सुपरस्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, हु सेड दिस? बहुत ही फेमस लाइन है ये। उत्पादन की ताकतें समाज की अधिरचना का निर्धारण करती है, इसने कहा, बताइए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स यहाँ पे बेस की बात करते हैं, इकोनॉमी को बेस मानते हैं और जो बाकी इंस्टीट्यूशन है उसे मानते हैं सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, सो बेस और सुपर स्ट्रक्चर का जो मॉडल दिया है यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, द अल्टीमेट एम ऑफ ट्रेड यूनियन इज द कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री बाय द वर्कर्स, हु स्टेटेड दिस? किसने कहा है कि श्रमिक संघों का अंतिम उद्देश्य श्रमिकों का उद्योग पर नियंत्रण करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे GDH कोल। ओके, GDH कोल यहाँ पे मानते हैं कि श्रमिक संघों का अंतिम उद्देश्य क्या है? श्रमिकों का उद्योग पर नियंत्रण करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को पंचायत गठन का निर्देश दिया है? ठीक है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर स्टेट्स डायरेक्टेड टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, मतलब पंचायत के गठन करने का निर्देश राज्यों को दिया गया है किस अनुच्छेद में संविधान के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40 में। ठीक है, एक DPSP है अनुच्छेद 40, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कौन सी पार्ट में? पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है जो कि स्टेट को डायरेक्ट कर रहा है टू ऑर्गेनाइज विलेजेस, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है एंड नेसेसरी पावर देना है उन्हें। ठीक है, एक अथॉरिटी देना है ताकि वो खुद फंक्शन कर सके, ऑटोनोमस यूनिट की तरह सेल्फ गवर्नमेंट बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल Amendment Act received the precedence as said on जो 74वां संविधान संशोधन है अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? तो ऑप्शन है आपके सामने 20 अप्रैल 1992, 24 अप्रैल 1993, 20 अप्रैल 1993
एंड 1 जून 1993। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 20 अप्रैल 1993। ठीक है, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसने यहाँ पे विच गारंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस गारंटी किया है अर्बन लोकल बॉडीज को, उसे यहाँ पे प्रेसिडेंशियल असेंट मिला था 20 अप्रैल 1993 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पे सोशल क्लास, स्टेटस ग्रुप एंड एज एंड सेक्स ग्रुप क्राउड आर एग्जाम्पल ऑफ। सामाजिक वर्ग है, परिस्थिति समूह है, आयु और लिंग समूह भीड़ उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है यहाँ पे? प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप या अर्ध समूह, क्वाजी ग्रुप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वाजी ग्रुप। क्वाजी ग्रुप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे किसने दिया था? मॉरिस गिन्सबर्ग ने पॉपुलराइज किया है। क्वाजी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पे आप एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते हो, तब भी आप एक ग्रुप का हिस्सा हो। ठीक है, एक क्राउड, एक भीड़ भाड़ वाला हिस्सा। ठीक है, जैसे कि आपकी एज, सेम एज वालों को एक ग्रुप में रख देंगे, पर आप उस एज के हर व्यक्ति को तो आप पहचानते नहीं हो। तो यही होता है क्वाजी ग्रुप, जब आप एक ग्रुप में होते हो बट आप एक दूसरे को नहीं जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है बिलीफ इन स्पिरिट्स और सोल इज कॉल्ड। ठीक है, आत्माओं में विश्वास को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एनिमिज्म। ठीक है, जो एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट है फंडामेंटली किसने डेवलप किया है? एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ईवी टेलर द्वारा यहाँ पे इसे डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पे हु सेड दैट रेफरेंस ग्रुप कैन आल्सो बी इमेजिनरी। किसने कहा है कि संदर्भ समूह काल्पनिक भी हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लाइनबर्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है अकॉर्डिंग टू सदरलैंड द एलिमेंट ऑफ क्राइम फ्रॉम ए सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आर। सदरलैंड के अनुसार सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध के तत्व, कितने अपराध के तत्व हो जाएंगे यहाँ पे सदरलैंड के अनुसार? राइट आंसर है ऑप्शन डी 7। ओके, एडविन सदरलैंड ने 7 प्रकार के यहाँ पे एलिमेंट ऑफ क्राइम को अडॉप्ट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है यहाँ पे व्हाइट कॉलर क्राइम इज अ क्राइम कमिटेड बाय अ पर्सन ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी एंड हाई सोशल स्टेटस इन द कोर्स ऑफ हिज ऑक्यूपेशन। तो ये जो डेफिनेशन है यहाँ पे किसने दी है? सफेद कॉलर अपराध सम्मानित और उच्च सामाजिक परिस्थिति के एक व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किया हुआ एक अपराध है व्हाइट कॉलर क्राइम। किसने कहा है ये सब? आंसर हो जाएगा सदरलैंड। ठीक है, सदरलैंड ने यहाँ पे कॉइन करी है टर्म को व्हाइट कॉलर क्राइम। ओके, 1939 में यहाँ पे इसे कॉइन किया था अपनी एक स्पीच के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है हु रॉट द बुक इंडियाज चेंजिंग विलेजेस। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है यहाँ पे। भारत के बदलते हुए गांव इंडियाज चेंजिंग विलेजेस पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस.सी. दुबे। ओके, कब लिखी थी इंडिया चेंजिंग विलेज? 1958 में यहाँ पे पब्लिश हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है द फॉर्मूला ऑफ जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट का जो ये फॉर्मूला है ये किससे यहाँ पे रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, जीरो डिफेक्ट मतलब होता है कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, मतलब क्वालिटी अच्छी होना, और जीरो इफेक्ट मतलब कि एनवायरनमेंट पे उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का है द टर्म पोस्ट मॉडर्निज्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। उत्तर आधुनिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेस्ली फिडलर एंड इहाव हसन। ओके, इहाव हसन, इन्होंने सबसे पहले पोस्ट मॉडर्निज्म टर्म का यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का which is the first country in the world to adopt an official national population policy
इन सपोर्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग। ठीक है, परिवार नियोजन के समर्थन में आधिकारिक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है, कब अपनाया था इंडिया ने? 1952 में यहाँ पे लॉन्च करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। According to the SRS report 2020, the perinatal mortality rate for urban area is। ठीक है, जो SRS रिपोर्ट है 2020 के अनुसार शहरी क्षेत्र के लिए प्रसवकालीन मृत्यु दर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स 12। ठीक है, 2020 की जो स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट है SRS, उसके अनुसार पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, जो नेशनल PMR है वो है 18 और रूरल एरियाज के लिए है 20 और जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था अर्बन एरियाज के लिए PMR है 12। ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, 50 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व करे हैं। जो 2022 का पेपर है MP असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और MCQ हमने, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे सॉल्व करे हैं, प्रैक्टिस करी है। तो फ्रेंड्स अगर आपने के पहले के जो और क्लासेस है जिसमें हमने 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपको क्लास और सेशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।